हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपनी करंट अफेयर्स सीरीज़ का ही दूसरे मंथ का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। पहले हमने मई के महीने का जितना भी करंट अफेयर्स था एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से एक्सेस कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम जून के महीने में जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको कवर करेंगे और ये लेक्चर आपके यूजीसी नेट से लेकर यूपीएससी पीसीएस सबके लिए यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास न्यूज़ है वो है वाइज रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है, इसका फुल फॉर्म होता है वाटर आइस सोसाइटी एंड इकोसिस्टम रिपोर्ट फॉर द हिंदू कुश हिमालयाज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये एक रिपोर्ट थी जिसने हिंदू कुश हिमालयाज में स्टडी की है। इस रिपोर्ट ने किसने रिलीज़ किया है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 65% ज़्यादा गति से जो है ग्लेशियर्स हमारे लॉस हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 2010। मतलब उस डिकेड में जितना ग्लेशियर लॉस हुआ उससे भी 65% ज़्यादा अब के डिकेड में लॉस देखने को मिल रहा है हमें हिंदू कुश हिमालयाज में। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो पीक वाटर है वो मिड सेंचुरी तक हम अचीव कर सकते हैं। अब ये पीक वाटर क्या होता है? पीक वाटर उस समय के जब ग्लेशियर से जो हमें पानी मिलता है जब वो अपने सबसे टॉप लिमिट पे पहुंच जाए, सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स ने कंट्रीब्यूट किया हो और सी लेवल हमारा उस समय राइज हुआ हो, तो उसको हम पीक वाटर कहते हैं। जब हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी ग्लेशियर से सबसे पीक मूवमेंट पे रहती है। उसके बाद हज़ार्ड्स जो हैं उनके थ्रेट्स बढ़े हैं और हाल के दिनों में ये देखा गया है कि हो भी रहे हैं ज़्यादा। तो ये बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। अब ये हिंदू कुश हिमालयस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये 3500 किलोमीटर तक इनका एक्सपेंस है जो कि अफ़गानिस्तान से लेके म्यांमार तक ये फैले हुए हैं। उसके बाद जो आइस की बात करें तो यहाँ पे लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आइस है अर्थ के ऊपर आउटसाइड ऑफ पोलर रीजन्स। पोलर रीजन में सबसे ज़्यादा आइस पाई जाती है, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो हमें हिंदू कुश हिमालयाज़ में देखने को मिलता है। इसीलिए हम इनको वाटर टार्स ऑफ एशिया भी कहते हैं क्योंकि कई सारी नदियाँ जो है वो यहाँ से निकलती हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी कई सारी इंपॉर्टेंट नदी है जो हिंदू कुश हिमालय से आती हैं, इसीलिए इनको वाटर टार्स ऑफ एशिया कहते हैं। अब अगर इस सेंटर की बात कर लें जिसने ये रिपोर्ट निकाली है तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1983 में हुआ था। इंटर गवर्नमेंटल नॉलेज और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो ये इस रिपोर्ट की बात हो गई। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। ये इंडेक्स एक निकाला गया है, एक रिपोर्ट का ये पार्ट है। ये इंडेक्स कौन सी रिपोर्ट है? ये फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023। ये रिपोर्ट रिलीज़ की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इन कोलैबोरेशन विद एक्सेंचर। 3 पैरामीटर्स पर ये इंडेक्स बेस्ड है। क्या है? इक्विटी, सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी। इस पे जो टॉप रैंक पे है वो है स्वीडन, उसके बाद नॉर्वे और डेनमार्क। ये हमारे टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद इंडिया की बात कर ले तो इंडिया की जो रैंक है इसमें वो है 67th। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इंडिया और सिंगापुर ही ऐसे 2 कंट्रीज़ हैं, ओनली 2 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब में एक प्रोग्रेस अचीव की है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो गई। अब नेक्स्ट हमारा आ गया एमिशन नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट्स। अब थर्मल पावर प्लांट जो हैं हमारी कंट्री में वर्क कर रहे हैं उनके एमिशंस को लेके कुछ नॉर्म्स बनाए गए थे। उसका पालन हो रहा है कि नहीं, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, उसको लेकर स्टडी की गई थी। ठीक है, कैसा कंप्लायंस स्टेटस है, और वो स्टडी किसने की थी? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। किस चीज़ को लेके? सल्फ़र ऑक्साइड्स के एमिशन को लेकर। ठीक है, कि कंप्लाई हो रहा है कि नहीं। अब ये बात करें, ये रिपोर्ट जो है इसने डेटा खुद नहीं इकट्ठा किया है बल्कि डेटा जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने प्रोवाइड किया था उसी के बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट में ये फाइंडिंग की गई है कि सिर्फ 5% ऑफ कोल पावर कैपेसिटी है जिन्होंने थर्मल पावर प्लांट के लिए जो नॉर्म बनाए गए हैं उस पर कंप्लाई किया है, और 17% तो ऐसे हैं जो कि अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं कंप्लायंस के, थोड़ा आगे भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं कर पाए हैं। अब अगर एमिशन नॉर्म्स की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और मरकरी के एमिशन के लिए निकाले थे ये नॉर्म्स। कहाँ पर? थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे कोल यूज़ होता है
और ये गाइडलाइंस निकाली गई थी अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इन नॉर्म्स के अंदर ही हमने थर्मल पावर प्लांट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और जब भी नॉर्म के कंप्लायंस की बात आती है तो हम कैटेगरी वाइज ही इनको तरह तरह के लिमिट्स देते हैं। 3 कैटेगरी हैं। कैटेगरी ए में ऐसे सारे जगहें आ जाती हैं जो दिल्ली एनसीआर के 10 किलोमीटर के रेडियस में आता हो, या तो ऐसी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है। कैटेगरी बी में जो क्रिटिकली पोल्यूटेड एरियाज़ हैं उनके 10 किलोमीटर के रेडियस में जो भी एरियाज़ आते हैं, साथ ही साथ ऐसे सिटीज़ जो कि नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हो, जिन्होंने जो उसमें जो भी लिमिट्स हैं वो अचीव नहीं किए। कैटेगरी सी में हमारे बाकी सारे पावर प्लांट्स आ जाते हैं। अब अगर हमने ये पोल्यूशन का देखा है थर्मल पावर प्लांट्स का, तो हमें देखना होगा पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं जो यूज़ होती हैं। इनको भी हम स्टेज वाइज पढ़ सकते हैं। पहली स्टेज में हमारी प्री कम्बशन स्टेज आती है, जब कम्बशन होने के पहले की जो भी सिनेरियो है उसमें हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। 2 टेक्निक है, कोल वॉशिंग और ब्लेंडिंग। दूसरा हमारा स्टेज आ जाता है इन कम्बशन का, कम्बशन जब हो रहा है उस टाइम में। तो यहाँ पर भी हम पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के लिए देखेंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ लो नॉक्स बर्नर एंड ओवर फायर एयर इनसाइड द बॉयलर। ये 2 टेक्निक्स हैं। SOX के लिए इंजेक्शन ऑफ लाइमस्टोन इनटू द फर्नेस। अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इसका नॉक्स सॉक्स का क्या मतलब होता है, कोई भी ऑक्साइड्स, तरह तरह के ऑक्साइड्स होते हैं हमारे सल्फ़र और नाइट्रोजन के, तो वो सारे ही इसमें इंक्लूडेड हैं। इसके लिए सल्फ़र ऑक्साइड्स के लिए क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन ऑफ लाइमस्टोन इनटू फर्नेस। पोस्ट कम्बशन, अब कम्बशन हो गया तब जो धुआं निकल रहा है उसके कंट्रोल के लिए, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्टिव कैटालिटिक और नॉन कैटालिटिक रिडक्शन। सल्फ़र ऑक्साइड्स के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, और पर्टिकुलेट मैटर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स या फिर फैब्रिक फिल्टर्स। ये सारी ही टेक्निक्स जो हमारी यहाँ डिस्कस हुई हैं, ये हमारे UGC नेट के सिलेबस में भी हैं, एयर पोल्यूशन वाले यूनिट में, जो कि हम जब कवर करेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर हाल फिलहाल में ही जून के महीने में 3 मेजर स्कीम्स जो है वो अनाउंस की गई हैं। किसने अनाउंस किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नहीं किया है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है। इसको विजन एट 2047 एक मीटिंग थी जो कि स्टेट्स के साथ हो रही थी, उस मीटिंग के दौरान ही इस स्कीम्स को लॉन्च किया गया। ये 3 स्कीम्स क्या हैं? पहला तो यह है प्रोजेक्ट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग को लेकर है। इसका बजट कितना है? 2500 करोड़, और 7 मेट्रो सिटीज़ में इनको लॉन्च किया जाएगा। कहाँ कहाँ? मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद। दूसरा जो हमारा स्कीम है वो है नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। इसका जो बजट है वो है ₹825 करोड़। इसको 17 स्टेट्स और यूटीज़ में लॉन्च किया गया है। तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है टू एक्सपैंड एंड मॉडर्नाइज फायर सर्विसेज। इसका जो बजट है वो है ₹5000 करोड़। उसके बाद हमारा आ जाता है कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया और CDRI जो है, कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रिस्क मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बीच में हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट हुआ है। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है? कोई भी जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, अगर हम उसके साथ हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट करते हैं तो वो ऐसे इंस्टीट्यूशन को कुछ एग्जेम्पशंस, इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ UN प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1947। तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब CDRI के बारे में देख लेते हैं। इसको 2019 में इंडियन PM ने UN क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान लॉन्च किया था न्यूयॉर्क में, और जब लॉन्च हुआ था 31 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और 2 प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इसमें इंक्लूड हैं एज अ मेंबर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी क्लाउड सीडिंग को लेकर। क्लाउड सीडिंग क्या है, क्यों न्यूज़ में थी? IIT कानपुर ने एक टेस्ट फ्लाइट लॉन्च की क्लाउड सीडिंग के एक्सपेरिमेंट को लेकर। अब ये क्या होता है? आर्टिफिशियल रेनफॉल क्रिएट करने की एक टेक्निक होती है क्लाउड सीडिंग। इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक चीज़ होती है जो क्लाउड्स में जाकर हम स्प्रे कर देते हैं या इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से
रेनफॉल जो है हम आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? जब हम नेचुरली जब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं तो कैसे होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे डस्ट के पार्टिकल्स हो गए, छोटे छोटे सूट्स हो गए, इन सब पार्टिकल्स के अराउंड जो है एज अ न्यूक्लियाई यूज़ होते हैं ये पार्टिकल्स, और वाटर वेपर जो है इनके अराउंड कंडेंस हो जाते हैं, तब हमारे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। और जब ये क्लाउड सैचुरेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पानी हो जाता है, सैचुरेशन हो जाता है, तब ये एज अ रेनफॉल नीचे आते हैं। तो इसी प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया जाता है हमारे क्लाउड सीडिंग टेक्निक्स के थ्रू। इसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली कुछ चीज़ें इंजेक्ट कराते हैं जो एज अ न्यूक्लियाई काम करती हैं, और प्रोसेस जो हमारा प्रेसिपिटेशन का है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है, ये वर्क तभी करता है जब पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड्स प्रेजेंट हो। अब बिल्कुल ही साफ़ है आसमान, कोई भी क्लाउड्स नहीं है, तब ये टेक्निक उतनी वर्क नहीं करती। अब 8 ऐसे मेजर केमिकल्स हैं जो हम क्लाउड सीडिंग में यूज़ करते हैं। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस, कैल्शियम कार्बाइड, प्रोपेन, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और यूरिया कंपाउंड। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिल्वर आयोडाइड है, जो कि IIT कानपुर ने भी यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है UN हाई सीज ट्रीटी। ये ट्रीटी क्या है, अभी इसको अडॉप्ट किया गया है, इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेचुरल ज्यूरिसडिक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BBNJ भी कहते हैं। इन्होंने ये UN हाई सीज ट्रीटी को अडॉप्ट कर लिया है। इस ट्रीटी को फॉर्म किया गया था UN कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज के अंदर, UN क्लॉज जिसको कहते हैं, और ये जो ट्रीटी है वो लीगली बाइंडिंग है। इन फोर्स में कब आएगी, अभी सिर्फ अडॉप्ट किया गया है, जब 60 कंट्रीज़ एटलीस्ट अपनी रेटिफिकेशन दे देंगी तब ये ट्रीटी अपने इफ़ेक्ट में आएगी। अब इस ट्रीटी का मकसद क्या है? पहला मकसद तो ये है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के मैनेजमेंट को हम बेटर कंट्रोल कर पाएँ, ओशियन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनका हम मैनेजमेंट कर पाएँ। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ रह रही हैं उनके राइट्स और नॉलेज, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको भी हम रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ। तो ये सारे UN हाई सीज ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। और एक और ऑब्जेक्टिव है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को सेटअप करना। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। तो जैसा कि हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा है बहुत पहले भी कि कई सारे फंड्स बनाए गए हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो एक ये न्यू फंड बनाया गया है अभी हाल फिलहाल में, किसके लिए? कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए हमने ये न्यू फंड क्रिएट किया है। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, ये यहाँ पे होगा, इसने अप्रूव कर दिया है इसके इस्टेब्लिशमेंट को, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। अब ये कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है? इसको COP15 जो UNFCCC की जो 15 जो थी बैठक, उसमें जो है इसको अडॉप्ट किया गया था, इस फ्रेमवर्क को। सॉरी, UNFCCC नहीं, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये नहीं, UN कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो 15 बैठक थी, समिट थी, उसमें अडॉप्ट किया गया था। ये फ्रेमवर्क 23 टारगेट्स को सेट करता है जो कि हमें अचीव करने हैं 2030 तक। 23 टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय 2030। इन टारगेट्स में ये चीज़ इंक्लूड है कि हम 30% कंजर्वेशन करें लैंड सी का, और 30% रिस्टोर करें डिग्रेडेड इकोसिस्टम का, और इन्वेजिव स्पीशीज़ जो हैं उनके इंट्रोडक्शन को हम अभी मौजूदा प्रेजेंट समय से हाफ कर दें। ये सारे ही टारगेट्स इन 23 टारगेट्स के अंदर इंक्लूड हैं। अब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात हो रही है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको जो है वो 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था रियो अर्थ समिट के दौरान UNFCCC के अंडर में, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला कन्वेंशन है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज वाला है। अब ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है वो 5 कन्वेंशन के लिए एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म वर्क करता है। किस किस के लिए? CBD यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डिग्रेडेशन, ठीक है, ये लैंड डिग्रेडेशन को लेकर ये जो कन्वेंशन है इसको है। फिर उसके बाद मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, ये 5 कन्वेंशन हैं जिसको ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी जो है वो फाइनेंस करता है।
इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। उसके बाद जून में ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, तो उसको देख लेते हैं। 5 जून को हर साल मनाया जाता है। 1973 से इसकी शुरुआत हुई थी और इस साल का ये डे इसलिए खास था क्योंकि ये 50th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया। यूनेप का ही एक पार्ट है ये सेलिब्रेशन। इस बार की जो थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और 2019 में जब इंडिया में ये होस्ट किया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तब भी इसी थीम पे ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था। इस बार का जो होस्ट था वो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री कॉटी डी आइवोर था इन पार्टनरशिप विद नीदरलैंड्स। इस बार के सेलिब्रेशन के दौरान इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 2 स्कीम्स लॉन्च की है। पहली है अमृत धरोहर और दूसरी है मिष्टी, जिसका फुल फॉर्म होता है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। अब यूनेप की बात करें तो जून 1972 में इसे फॉर्म किया गया था। कब? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट वाला 1972 में, उसके बाद ये लॉन्च किया गया था। फिर हमारा आ जाता है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसके ड्राफ्ट रूल्स रिलीज कर दिए गए हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करके ले जाना है। अनाउंसमेंट जो इसका था वो बजट 2023 में हुआ था। ये जो फॉर्म कर रहे हैं इसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में इस्टेब्लिश किया जाना है। अब इसका मेन मकसद क्या है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पे, उनको हम किसी तरीके से इंसेंटिवाइज कर दें। मतलब अगर कोई इंसान वो एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा है तो हम उसको एज एन इंसेंटिव कुछ क्रेडिट देंगे, जो कि वो क्रेडिट उसके लिए मतलब कुछ ऐसा करेंगे कि उसको क्रेडिट मिले, इंसेंटिवाइज हो वो एक्टिविटी। और ये क्रेडिट ऐसी बनाई जाएंगी जिनको ट्रेड भी किया जा सके आपस में। अगर आपके पास सरप्लस क्रेडिट है तो आप उसको दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ख़रीद या बेच सकते हो। इस तरीके का कुछ मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। उसके बाद जो कार्बन ट्रेडिंग है थ्रू मार्केट मैकेनिज़्म, इसको अलाउ किया गया है अंडर आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। उसके बाद हमारे न्यूज़ में आ जाते हैं शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस। एक स्टडी की गई थी जिसमें ये पाया गया कि जो शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस होते हैं वो 8 से 10% तक अर्थ के कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कूलिंग में। और ये भी बताया गया कि ये कूलिंग जो है वो 18 से 31% तक इंक्रीज़ हो सकती है बाय 2100। अब ये शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस क्या होते हैं? ऐसी गैसेस होती हैं जिनके अंदर हैलोजन एज ए एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी चीज़ें। इनकी जो लाइफ टाइम होती है वो होती है लेस देन 6 मंथ्स, यानी काफ़ी कम लाइफ टाइम होती है। और ये ओशियंस द्वारा नेचुरली रिलीज़ किए जाते हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इनका रिलीज़ जो है वो और फास्ट हो गया है, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि आगे चलकर इनका कंट्रीब्यूशन कूलिंग में बढ़ सकता है। अब कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने एक्सेलरेट किया है इसके रिलीज़ को? ह्यूमन एक्टिविटीज़ जब हो रही हैं आजकल की, पल्यूटेंट रिलीज़ हो रहे हैं जिनमें ओजोन भी होता है। ये ओजोन क्या होता है, ओशन में जाके डिपॉजिट हो जाता है, और शॉर्ट लिव्ड हैलोजन जो ओशन में होते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब जब ये इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाएंगे तो वाटर से फोर्स हो जाएंगे बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होने को। इस तरीके से इनका एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। अब ये कूल कैसे करते हैं शॉर्ट लिव्ड हैलोजन एटमॉस्फेयर को? कूल ऐसे करते हैं कि जब शॉर्ट लिव्ड हैलोजन एटमॉस्फेयर में होते हैं तो ट्रोपोस्फेयर में ये ओजोन की डिप्लीशन के लिए कॉज होते हैं। ठीक है, ओजोन की डिप्लीशन करवाते हैं। और ओजोन हमें पता है कि अर्थ को वार्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस भी होती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की बात नहीं कर रहे हैं जो यूवी रेज को ब्लॉक करती है। यहाँ पे हम ट्रोपोस्फेयर यानी लोअर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, उसकी बात कर रहे हैं। उसका डिप्लीशन होगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और कूलिंग होगी अर्थ की। लेकिन इसका एक अपोजिट साइड भी है। जहाँ शॉर्ट लिव हैलोजन कूल कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को, वो वार्म करने का भी काम करते हैं। कैसे? उसके इम्पैक्ट ऑन अदर ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि मीथेन की जो लाइफ टाइम है उसको शॉर्ट लिव हैलोजन इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। वाटर वेपर के लेवल को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। वाटर वेपर भी हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैस ही है। उसके बाद कूलिंग एरोसोल्स जो होते हैं उनके फॉर्मेशन को रिड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ों से तो हमें पता लगता है कि इसके वार्मिंग इफेक्ट भी होने चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों है कि
शॉर्ट लिव हैलोजेंस हमारे कूल कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना कूलिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वार्मिंग इफ़ेक्ट। तो जो नेट हमारा जो रिज़ल्ट होता है शॉर्ट लिव हैलोजन से वो हमें कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है। उसके बाद हम बात करें तो न्यूज़ में है कि अभी 2 ड्रग्स को बैन किया गया है लाइव स्टॉक के लिए जो यूज़ होता था, तो बैन किया गया है। क्यों? क्योंकि ये वल्चर्स के लिए हार्मफुल साबित हो रहे थे। कौन कौन से ये ड्रग्स हैं? कीटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनेक। ये जो बैन है वो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने इम्पोज किया है। ये जो बोर्ड है ये CDSCO का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। उसके बाद एक और ड्रग है डाइक्लोफेनेक जो कि ऑलरेडी बहुत पहले से बैंड है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल वाटर अवार्ड्स। नेशनल वाटर अवार्ड्स का ये 4th एडिशन इस साल किया गया। पहली बार इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और बीच में 1-2 ईयर इसको कोरोना की वजह से स्टॉप किया गया। इस बार के जो विनर्स हैं बेस्ट स्टेट कैटेगरी में मध्य प्रदेश को मिला है और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में गंजम को मिला है जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद हमारा अमराबाद टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे 10 टाइगर कब्स जो हैं उनका बर्थ हुआ है। लोकेशन की बात करें तो ये तेलंगाना में है और 2 डिस्ट्रिक्ट नागर कुर्नूल और नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। नालामाला हिल्स जो हैं उसी के अंदर ये सिचुएटेड है। इंडिया का ये 2nd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। पहला सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। इसको सैंक्चुरी नोटिफाई किया गया था 1983 में और ये फेमस है क्योंकि यहाँ पे चेंचू ट्राइब जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद हमारी न्यूज़ आ जाती है एल नीनो और ला नीना को लेकर। इस ईयर ये माना जा रहा है कि जो एल नीनो है वो काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड है। एल नीनो क्या होता है? एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन विच सप्रेसेस मानसून। ला नीना क्या होता है? एबनॉर्मल कूलिंग ऑफ इक्वेटोरियल पैसिफिक इंटेंसिफाइज मानसून। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। और 3rd फेज़ भी आता है जो कि न्यूट्रल होता है। अभी मैं इसको डिटेल में समझा रही हूँ, पहले जो न्यूज़ है मेन वो कवर कर लेते हैं। तो ये 3 फेज़ होते हैं जो कि पैसिफिक ओशन में चलते रहते हैं, एल नीनो, ला नीना और एक न्यूट्रल फेज़ जब सब कुछ नॉर्मल होता है। इन तीनों फेजेस को एक साथ पैसिफिक ओशन में क्या कहा जाता है? एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन एक साथ जो है वो अकर होते हैं। सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है? चेंज इन एयर प्रेशर ओवर द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन। अब हम देख लेते हैं ज़रा कि एल नीनो है क्या। अच्छा, नॉर्मल ईयर में जो साउथ पैसिफिक है ना, ये जो एरिया नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच में जो पैसिफिक ओशन है, नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ पर वॉकर सेल ऑपरेट करती है। ये सेल क्या होती है? नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की जो कोस्ट है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है हीटिंग की वजह से और साउथ अमेरिका के कोस्ट पे हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से जो वाटर वेपर है ये ऊपर उठता है, यहाँ पे पहुँचता है और प्रेसिपिटेशन का कॉज बनता है। मतलब प्रेसिपिटेशन हमारे ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर होती हैं और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे अपवेलिंग होती है। अपवेलिंग मतलब नीचे के जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है ओशन का, ये सरफेस पे आ जाता है पेरू के कोस्ट पे। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में ये चलता है। यहाँ पे उसी की डिटेल दी गई है और इस सेल को हम, ये जो सेल बन रहा है इसको हम वॉकर सेल कहते हैं। एल नीनो ईयर में क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ वॉकर सेल रिवर्सेस। अभी हमने देखा ये वॉकर सेल ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, वाटर वेपर की मूवमेंट ऐसे हो रही है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट कर रहा है, फिर इसके बाद इधर जा रहा है और नीचे से डाउनवेलिंग हो रही है, यहाँ पे अपवेलिंग हो रही है। ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है हमारा एल नीनो ईयर में, जहाँ पे हाई प्रेशर फॉर्म हो जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पे और लो प्रेशर हो जाता है हमारा साउथ अमेरिका के कोस्ट पे। तो यहाँ पे क्या होने लगती है? डाउनवेलिंग, और यहाँ पे अपवेलिंग होने लगती है। तो उल्टा रिजल्ट होगा, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी और यहाँ पे ड्रॉट जैसे कंडीशन देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा एल नीनो ईयर में हो जाता है। और ला नीना क्या होता है? ला नीना यही नॉर्मल जो सेल चल रही होती है इसी को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देता है। तो क्या होते हैं इसके इफ़ेक्ट दुनिया भर में? इफ़ेक्ट की बात करें तो मॉनसून को वीक करने में और लेस रेनफॉल कॉज करने में एल नीनो का बहुत बड़ा हाथ होता है और साउथ अमेरिका में रेनफॉल कराने का इसका हाथ होता है। ठीक है, और ला नीना क्या करता है? मॉनसून को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है और ज़्यादा बारिश होती है हमारी इंडियन ओशन साइड में और ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पे,
और कम रेनफॉल होती है हमारी साउथ अमेरिका के कोस्ट पे। हालांकि ये जो अपवेलिंग हो रही है हमारी साउथ अमेरिका के कोस्ट पे, बारिश नहीं होती, लेकिन जो अपवेलिंग होती है ये फिशेस की ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो ये इसका एडवांटेज भी है। नेक्स्ट और लास्ट हमारी जून के करंट अफेयर्स की न्यूज़ है मियावाकी फॉरेस्ट को लेकर। मियावाकी फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो पीएम मोदी ने अपने मन की बात के दौरान इसका डिस्कशन किया था। ये एक जापानीज़ मेथड होता है ट्री प्लांटेशन का, और इसका मकसद होता है कि हम डेंस अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट कर सकें एक स्मॉल एरिया में। इसका जो नेम है वो अकीरा मियावाकी के नाम पे रखा गया है। ये कौन है? जापानीज़ बॉटनिस्ट हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 2 से 4 डिफरेंट टाइप के इंडिजिनस ट्रीज़, जो कि वहाँ के लोकल ट्रीज़ होते हैं, उनको प्लांट करते हैं विद इन एवरी स्क्वायर मीटर। जो प्लांट्स हम चुनते हैं वो मोस्टली सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। इन ट्रीज़ को हम 4 लेयर में डिवाइड कर देते हैं, श्रब, सब ट्री, ट्री और कैनोपी में, और इस तरीके से प्लांटेशन करते हैं कि ये डेंस अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट कर सके। तो मेनली इस मेथड या टेक्निक का इस्तेमाल आजकल के जो समय में जो सिटीज़ हैं उनमें फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, इसीलिए इसकी ये काफ़ी सालों से हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ आज हमने जून के महीने की करंट अफेयर्स को पूरा कर लिया डिस्कशन, और अभी हम और भी महीनों की लेकर आएंगे धीरे धीरे। तो मेरे साथ बने रहिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको नए वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जो कि आने वाले हमारे यूजीसी नेट और सभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, साथ ही साथ यूपीएससी पीसीएस के करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगी। और अगर इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम के चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको क्लास। थैंक यू।